इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य केवल घटनाओं के क्रम को जानना नहीं है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। सुल्तान ने धमकी दी कि यदि 10 दिन के भीतर रानी पद्मिनी को नहीं सौंपा गया तो वो राजा का शीश काट देगा। बाप रे। रानी पद्मिनी इस बात को भली भांति समझती थी कि इस अभूतपूर्व संकट से केवल वही लोग निकाल सकते हैं जिनका चित्तौड़ की माटी और उसके सैन्य ढांचे से गहरा। मिनी 700 सखियों की डोलियों के साथ उनमें 4200 सशस्त्र राजपूत वीर छिपे हुए थे। जानते हैं, आमतौर पर जब हम किसी भी ऐतिहासिक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं या सिर्फ सोचते हैं, हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट सी तस्वीर बनती है दिमाग में। बिल्कुल, मतलब एक बहुत स्पष्ट और सीधी तस्वीर, जैसे एक विशाल मैदान है, 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तलवारें टकरा रही हैं। हाँ, कुछ रणनीतियां अपनाई जाती हैं और दिन ढलने तक मतलब एक स्पष्ट विजेता उभर कर सामने आ जाता है। सही बात है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दो टूक लगती है सुनने में, है ना? जहाँ हार और जीत की सीमा रेखा बिल्कुल साफ होती है कि भाई ये जीत गया और वो हार गया। हाँ, ये सच है। हम अक्सर ना इतिहास को विजेताओं और पराजितों के चश्मे से ही देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसे समझना और श्रेणियों में बांटना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम तत्कालीन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो कुछ और ही कहानी सामने आती है। बिल्कुल। तो पता चलता है कि असली युद्ध केवल मैदानों में नहीं लड़े जाते थे। और यही वो बिंदु है जहां 13वीं सदी के राजपूताना का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, हाँ, 1303 ईस्वी का समय जी, वो हमारी उस स्पष्ट तस्वीर को पूरी तरह तोड़ देता है। आज के इस गहन अध्ययन में हम हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक वृत्तांतों, लोक गाथाओं, काव्यों और नाटकों के अंशों का भी, हाँ, उन सभी के आधार पर 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के उस गौरवशाली और जटिल इतिहास का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे स्रोत हमें रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और विशेष रूप से 2 सेनापतियों गोरा और बादल, हाँ, गोरा और बादल की उस अमर गाथा की ओर ले जाते हैं जिसने मतलब भारतीय इतिहास में युद्ध और कूटनीति के मायने ही बदल दिए थे। और देखिए, इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य केवल घटनाओं के क्रम को जानना नहीं है। तो और क्या खोजना है हमें इसमें? हमारे पास जो भी ऐतिहासिक सामग्रियां हैं ना, उनका निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हुए हमें ये समझना है कि उस कालखंड में कूटनीति, धोखे और मनोवैज्ञानिक दबाव का कैसे उपयोग होता था। अच्छा, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये खोजना है कि कैसे एक 12 वर्ष के बालक और एक वयोवृद्ध योद्धा के जो अंतिम निर्णय थे, गोरा और बादल के निर्णय, जी, वो तत्कालीन समाज के गहरे मूल्यों को कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए इन स्रोतों के पन्नों को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत किसी बाहरी आक्रमण से नहीं होती है, बल्कि एक अंदरूनी खतरे से होती है। हाँ, एक बहुत ही क्लासिक तरीके से। हमारे स्रोत बताते हैं कि चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक कुटिल ब्राह्मण था, जिसे किसी अपराध के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। सही। अब सोचिए, ये निष्कासित व्यक्ति बदले की भावना से सीधा दिल्ली पहुंचता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। हाँ, और वहां जाकर वो रानी पद्मिनी के सौंदर्य का ऐसा बखान करता है, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण और रणनीतिक बखान, है ना? बिल्कुल, ऐसा बखान कि सुल्तान अपनी पूरी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच कर देता है। इस घटना को अगर हम कूटनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करें तो राघव चेतन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हमारे ऐतिहासिक स्रोत खिलजी को एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक के रूप में चित्रित करते हैं। हाँ, बुतथाई। तो राघव चेतन ने केवल एक रानी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया था, उसने खिलजी की उस मनोवैज्ञानिक लालसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब सुल्तान की कमजोरी को पकड़ लिया उसने। बिल्कुल। जहां सुल्तान को यह विश्वास दिलाया गया कि उसका साम्राज्य तब तक अधूरा है जब तक चित्तौड़ की ये अनमोल मणि उसके पास नहीं है। बाप रे, ये तो एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। हाँ, और बहुत प्रभावी भी। लेकिन यहाँ एक अजीब मोड़ आता है। इतनी बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचने के बाद जो कूटनीतिक प्रस्ताव सुल्तान की तरफ से आता है ना, वो बहुत हैरान करने वाला है। आप उस शीशे वाली शर्त की बात कर रही हैं? हाँ, ऐतिहासिक गाथाओं के अनुसार खिलजी ये शर्त रखता है कि वो केवल एक बार रानी पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता है। और उसके बाद वो अपनी पूरी सेना लेकर दिल्ली लौट जाएगा। यस, ऐसा वो कहता है। मतलब इतनी बड़ी सेना लेकर आया सिर्फ एक झलक देखने के लिए, और राजा रतन सिंह अपनी प्रजा को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए इस शर्त को मान भी लेते हैं, जो कि एक राजा के तौर पर उनका अपनी प्रजा के प्रति दायित्व था। हाँ, पर उनके 2 सबसे बड़े और अनुभवी सेनापति
गोरा और बादल इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं। बहुत कड़ा विरोध। वे इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे चित्तौड़ छोड़कर ही चले जाते हैं। मुझे यहाँ ये समझना है कि जब राजा अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास कर रहा था तो इन सेनापतियों ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? मतलब राज्य ही छोड़ दिया? देखिए, अगर हम इसे राज्य की संप्रभुता के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो स्थिति स्पष्ट होती है। गोरा और बादल का वो विरोध केवल सम्मान या भावनाओं का उफान नहीं था। अच्छा, तो क्या था? तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में एक संप्रभु राज्य का शासक किसी बाहरी आक्रांता की ऐसी मांग को केवल इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि वो शांति चाहता है। मतलब वो एक दूरगामी रणनीतिक चाल को समझ रहे थे। बिल्कुल सही। गोरा और बादल समझ रहे थे कि ये केवल एक झलक की बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। हाँ, कि अगर एक बार झुक गए तो आपने शत्रु को अपनी कमजोरी दिखा दी है और भविष्य में वो और भी बड़ी मांगे करेगा। अरे, ये तो बिल्कुल वैसी स्थिति लगती है जैसे कोई शत्रु किसी देश की सीमा पर केवल शांति वार्ता का प्रस्ताव लेकर आए। हाँ, एकदम वैसा ही। और आप शिष्टाचार के नाते सीमा के द्वार खोलें और वो शत्रु अचानक आपकी राजधानी पर ही कब्जा कर ले। बिल्कुल, क्योंकि ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार ठीक ऐसा ही हुआ था। 3 को एक समझौते के तहत जब राजा रतन सिंह शिष्टाचारवश खिलजी को किले के द्वार तक छोड़ने गए तो खिलजी के सैनिकों ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। मतलब ये घटना तो सीधे तौर पर दर्शाती है कि कैसे विश्वासघात उस दौर में कूटनीति का सबसे घिनौना रूप था। घिनौना लेकिन प्रभावी। और हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि खिलजी ने कूटनीतिक शिष्टाचार के उस पल का पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, उसने तो पूरा का पूरा नेतृत्व ही अपहरित कर लिया चित्तौड़ का। हाँ, और राजा को बंदी बनाने के बाद जो संदेश चित्तौड़ भेजा गया वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति थी। वो 10 दिन वाली धमकी? जी, सुल्तान ने धमकी दी कि यदि 10 दिन के भीतर रानी पद्मिनी को नहीं सौंपा गया तो वो राजा का शीश काट देगा। बाप रे, जरा हम उस समय चित्तौड़ के दरबार की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति रही होगी। राजा शत्रु के शिविर में बंदी है, सेना बिना नेतृत्व के हताश है और संकट का कोई तात्कालिक समाधान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, ये वो क्षण है जहां पूरी कहानी एक अप्रत्याशित दिशा में मुड़ जाती है। हाँ, रानी पद्मिनी का हस्तक्षेप। जी, चित्तौड़ के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में रानी पद्मिनी एक ऐसा कदम उठाती हैं जो उस समय के सामाजिक मानदंडों के हिसाब से बहुत साहसिक था। बहुत ही ज्यादा साहसिक। वो राजमहल की चारदीवारी से निकलकर सीधे उन सेनापतियों गोरा और बादल के पास जाती हैं जो रूठ कर शहर के बाहर चले गए थे। हाँ, रानी का गोरा के सामने जाना और गोरा का उस स्थिति को देखकर फिर से राज्य की रक्षा के लिए तैयार होना, स्रोतों में वर्णित ये दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। नेतृत्व के दृष्टिकोण से देखें तो एक असाधारण क्षण है। कैसे? रानी पद्मिनी इस बात को भली भांति समझती थी कि इस अभूतपूर्व संकट से केवल वो ही लोग निकाल सकते हैं जिनका चित्तौड़ की माटी और उसके सैन्य ढांचे से गहरा जमीनी जुड़ाव है। सही बात है। जब राज्य की रानी स्वयं चलकर एक निष्कासित सेनापति के पास जाती है तो वो केवल सैन्य सहायता नहीं मांग रही होती है, वो उस योद्धा के भीतर सोए हुए कर्तव्य बोध को जगा रही होती है। और गोरा ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया होगा। बिल्कुल, उसे समझ आ गया कि अब यह केवल राजा रतन सिंह को बचाने का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे राज्य के अस्तित्व और उसकी अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। और इसके बाद गोरा और रानी पद्मिनी मिलकर जो योजना बनाते हैं ना, वो किसी आधुनिक थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही अद्भुत योजना थी। काव्यों और ऐतिहासिक नाटकों में जो विवरण मिलता है उसके अनुसार खिलजी को यह संदेश भेजा जाता है कि रानी पद्मिनी 700 सखियों की डोलियों के साथ आत्मसमर्पण करने आ रही हैं। 700 डोलियां? हाँ, लेकिन वास्तव में इन 700 डोलियों में कोई सखियां नहीं थी। उनमें 4200 सशस्त्र राजपूत वीर छिपे हुए थे। हर डोली के अंदर 2 हथियारबंद योद्धा बैठे थे और बाहर उस डोली को उठाने वाले 2 कहार भी भेज बदले हुए सैनिक ही थे। यहाँ तक कि रानी पद्मिनी की विशेष डोली में बेड़ियां काटने के लिए एक अत्यंत कुशल लोहार को भी बैठाया गया था। सैन्य इतिहास में ऐसे अभियानों को कूटनीतिक धोखे का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यहाँ शत्रु के ये हथियार मतलब छल और कपट को उसके खिलाफ एक बहुत ही परिष्कृत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये योजना मशहूर यूनानी कथा ट्रोजन हॉर्स की याद दिलाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है।
जहां शांति के उपहार के बहाने लकड़ी के विशाल घोड़े में छिपकर शत्रु के किले में प्रवेश किया गया था। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा संदेह है। क्या संदेह है आपको? मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा रुक कर विचार करें। 700 डोलियां, इसका मतलब है लगभग 4000 से ज्यादा लोग। क्या इतनी बड़े काफिले को खिलजी के अति सुरक्षित सैन्य शिविर तक ले जाना एक अकल्पनीय और पागलपन भरा जुआ नहीं था? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब सोचिए, हथियारों का वजन, डोलियों को उठाते समय होने वाली थकावट। अगर एक भी सैनिक खांस देता या किसी की तलवार की खनक बाहर आ जाती, हाँ, या खिलजी के किसी संतरी ने एक भी डोली का पर्दा हटाकर देख लिया होता, तो क्या वो पूरी की पूरी योजना वहीं उसी क्षण विफल नहीं हो जाती? आपका ये संदेह बिल्कुल वाजिब है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बिना किसी शक के ये एक भयंकर जुआ था, है ना? बहुत रिस्की था। लेकिन सैन्य रणनीति की भाषा में इसे एक नपातुला जोखिम या कैलकुलेटेड रिस्क कहा जा सकता है। गोरा और रानी पद्मिनी ने योजना बनाने से पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मनोविज्ञान का बहुत ही सटीक आकलन कर लिया था। वो साइकोलॉजिकल आकलन फिर से। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि खिलजी अपने अहंकार और अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसे ये पूरा विश्वास हो गया था कि उसके खौफ से चित्तौड़ ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस। जी, जब कोई भी शासक अति आत्मविश्वास से भर जाता है तो उसकी सतर्कता सबसे पहले खत्म होती है। हाँ, ये बात तो है। गोरा की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता यही थी कि उसने खिलजी की विशाल सेना से लड़ने के बजाय उसकी इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी और अहंकार को अपना सबसे बड़ा और अचूक हथियार बना लिया। ये स्पष्टीकरण काफी हद तक समझाता है कि वे शिविर के अंदर कैसे पहुंचे, खिलजी के अहंकार की वजह से। जी। लेकिन योजना का बन जाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग, क्योंकि डोलियों में बैठने वाले हर एक सैनिक को ये पता था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। 100% उन्हें पता था। हमारे वृत्तांतों में युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान से ठीक पहले के जो क्षण दर्ज हैं, वे अत्यंत मार्मिक हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली क्षण है। एक और गोरा है जो अपनी पत्नी से विदा ले रहा है और उसकी पत्नी बिना एक भी आंसू बहाए उसे गर्व से उस रणभूमि की ओर भेजती है जहां से वापसी लगभग असंभव है। इस विदाई के दृश्य में बादल अपनी मां से जो कहता है ना, वो तत्कालीन राजपूती विचारधारा का सबसे गहरा सार है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि वीर की कोई उम्र नहीं होती और उसका अमर होने का समय आ गया है। बाप रे! इन शब्दों को केवल एक बालक के संवाद के रूप में नहीं, बल्कि उस युग के दर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। यही बात मुझे सबसे ज्यादा विस्मित करती है। आज के आधुनिक युग में जब हम 12 साल के बच्चों को देखते हैं तो वे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। हाँ, या स्कूल की परीक्षाओं की चिंता कर रहे होते हैं, और यहाँ 13वीं शताब्दी में एक 12 साल का बच्चा वास्तविकता में उस समय के सबसे क्रूर और विशाल साम्राज्य की सेना को चुनौती देने निकल पड़ा था। बिल्कुल। ये केवल साहस की बात नहीं लगते, ये मुझे उस समाज के उन गहरे मूल्यों का जीवंत उदाहरण लगता है जो बचपन से ही बच्चों के मन में बैठा दिए जाते थे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। उस कालखंड की जो सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना थी ना, वो आधुनिक समय से बिल्कुल भिन्न थी। वह एक ऐसा दर्शन था जहां मातृभूमि की रक्षा और संप्रभुता का सम्मान व्यक्ति के निजी जीवन, उसकी उम्र और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु से भी बहुत ऊपर माना जाता था। मतलब देश सबसे पहले। हाँ, पीढ़ियों से कहानियों, लोकगीतों और पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से जो मूल्य सौंपे जा रहे थे, वही वो शक्ति थे जो एक 12 वर्ष के साधारण किशोर को रातों रात एक महायोद्धा में बदल सकते थे। वासई। बादल का ये चरित्र स्थापित करता है कि अदम्य साहस शरीर की उम्र या आकार से नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कारों की दृढ़ता से उत्पन्न होता है। तो उन दृढ़ संस्कारों के साथ 700 डोलियों का वो काफिला अंततः सुल्तान के शिविर में प्रवेश करता है। हाँ, योजना के बिल्कुल अनुसार। और कहार के वेश में छिपा 12 वर्षीय बादल सीधे उस तंबू की ओर बढ़ता है जहां राजा रतन सिंह को बंदी बना के रखा गया था। और उसके साथ वो कुशल लोहार भी है। जी। पलक झपकते ही लोहार अपनी छैनी और हथौड़े से राजा की बेड़ियां काट देता है। राजा मुक्त हो जाते हैं और फिर पूरे काफिले को गोरा का वो पूर्व निर्धारित संकेत मिलता है। और ऐतिहासिक गाथाएं बताती हैं कि उस एक संकेत ने तत्कालीन इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और विनाशकारी छद्म हमले की शुरुआत कर दी। जयकारे गूंज उठते हैं, हर हर महादेव।
अचानक उन 700 डोलियों के पट खुलते हैं हम्म। और अंदर से 4200 राजपूत वीर नंगी तलवारें लहराते हुए खिलजी की भौचक्की सेना पर टूट पड़ते हैं। शिविर में कोहराम मच जाता है। बिल्कुल, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। गोरा तुरंत राजा रतन सिंह को एक सुरक्षित टुकड़ी के साथ चित्तौड़ किले की ओर रवाना कर देता है, लेकिन गोरा स्वयं उनके साथ नहीं जाता। नहीं, वो अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ वहीं पीछे रुक जाता है। हाँ, और शत्रु सेना का रास्ता रोक लेता है। वो एक विशाल सेना के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आधुनिक सैन्य रणनीति में हम इस तरह के कदम को अपनी मुख्य सेना या राजा को सुरक्षित निकालने के लिए पीछे रुककर किया जाने वाला रक्षात्मक हमला कहते हैं। अच्छा, इसका एक खास नाम भी है। जी। गोरा का उद्देश्य वहां रुककर सुल्तान की पूरी सेना को हराना नहीं था। वो जानता था कि ये असंभव है। तो उसका मकसद सिर्फ समय जीतना था। बिल्कुल। उसका एकमात्र उद्देश्य राजा रतन सिंह को सुरक्षित किले तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय देना था। और काव्यों के अनुसार उसने ये काम अभूतपूर्व कुशलता और अकल्पनीय शौर्य के साथ किया। लेकिन कथाओं में जो आगे का विवरण मिलता है ना, वो युद्ध के नियमों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप उस धोखे की बात कर रही हैं? हाँ, जब सुल्तान की सेना सीधे युद्ध में गोरा को परास्त करने में असमर्थ होने लगती है, तो खिलजी एक चाल चलता है। वो अपनी एक दासी को, मतलब एक निहत्ती स्त्री को, ढाल बनाकर गोरा के सामने कर देता है। जो कि बहुत ही कायरतापूर्ण था। बहुत ज्यादा। अब राजपूती धर्म और उनके युद्ध नियमों के अनुसार किसी भी स्त्री पर शस्त्र उठाना पूरी तरह से वर्जित था। गोरा अपने उन्हीं अटल आदर्शों के कारण तुरंत अपनी तलवार रोक लेता है। हाँ। और ठीक उसी क्षण जब वो नियमों का पालन कर रहा था, शत्रु सेना पीछे से वार करके गोरा की हत्या कर देती है। बहुत ही दुखद। इस पूरी घटना को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे शतरंज का कोई खेल चल रहा हो, जहां एक खिलाड़ी पूरी ईमानदारी से हर नियम का पालन कर रहा है और दूसरा मौका पाते ही बोर्ड से मोहरे चुरा रहा है। शतरंज का ये उदाहरण स्थिति को बहुत सटीकता से स्पष्ट करता है। हमारे ऐतिहासिक स्रोत इस घटना को दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के सीधे टकराव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कैसे? एक और नियमों से बंधा हुआ युद्ध है जहां नैतिकता सर्वोपरि है, हाँ, गोरा का पक्ष। और दूसरी ओर किसी भी कीमत पर जीतने की मानसिकता है। सुल्तान द्वारा एक दासी को ढाल बनाना उसकी हताशा और आमने सामने के युद्ध में उसकी रणनीतिक विफलता को उजागर करता है। बिल्कुल। वहीं मृत्यु को सामने देखकर भी गोरा का अपना शस्त्र रोक लेना उन मूल्यों की चरम परीक्षा थी जिनके लिए वो लड़ रहा था। आहा, तो क्या हम कह सकते हैं कि नैतिक रूप से गोरा की जीत हुई? जी, इसलिए कई इतिहासकार और लोक गाथाएं मानती हैं कि गोरा की वो मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत था, लेकिन नैतिक और वैचारिक धरातल पर यह सुल्तान की सबसे बड़ी हार थी। वाकई, गोरा के उस सर्वोच्च बलिदान और 12 वर्षीय बादल के शौर्य के कारण राजा रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचने में तो सफल रहे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। इस पूरी घटना से खिलजी को जो कूटनीतिक और सैन्य अपमान झेलना पड़ा, उसने तबाही का एक नया और भी भयानक अध्याय लिख दिया। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि सुल्तान एक और भी विशाल सेना के साथ लौटा और उसने पूरे चित्तौड़ किले की अत्यंत कड़ी घेराबंदी कर दी। ऐतिहासिक वृत्तांतों में इस घेराबंदी को 6 माह का लंबा घेरा बताया गया है। 6 महीने? बाप रे। जी, सुल्तान की सेना ने किले तक पहुंचने वाले रसद और पानी के सभी रास्ते पूरी तरह से काट दिए थे। जरा उस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। एक पहाड़ी किले के भीतर हजारों की आबादी 6 महीने तक कैद है। धीरे धीरे अन्न के भंडार खाली होने लगे होंगे, पानी सूखने लगा होगा। ये केवल एक सैन्य घेराबंदी नहीं थी, ये भूख और प्यास के जरिए चित्तौड़ के मनोबल को तोड़ने का एक क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध था। और जब 6 महीने बीत गए, अन्न का एक आखिरी दाना भी नहीं बचा और ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली है, तब चित्तौड़ के भीतर एक ऐसा सामूहिक निर्णय लिया गया जो आज भी स्रोतों में पढ़ने पर रोंगटे खड़े कर देता है। आप जौहर की बात कर रहे हैं? हाँ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किले की 16,000 राजपूत रमणियों ने जौहर करने का निर्णय लिया। वे गोमुख में स्नान करती हैं और एक विशाल धधकती अग्नि तैयार की जाती है। वे सभी एक एक करके उस अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं।
ताकि विजय के बाद शत्रु उनके सम्मान को छू भी न सके। आज और युद्ध नीति के संदर्भ में जौहर का एक बहुत गहरा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ था। ये किसी भी रूप में हार मानना नहीं था। हाँ, मतलब ये कोई सरेंडर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में शत्रु को उसकी जीत के असली और सबसे बड़े फल से वंचित करने का अंतिम हथियार था। समझ रही हूँ। सुल्तान खिलजी चित्तौड़ सिर्फ उस पहाड़ी किले के पत्थरों के लिए नहीं आया था, वह रानी पद्मिनी को हासिल करने और उस अजय राजपूती स्वाभिमान को कुचलने आया था। जी। जौहर की उस ज्वाला के माध्यम से रानी पद्मिनी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि खिलजी का वह अभियान अपने मूल उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहे। उसने सुल्तान को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हार दी जिसकी गूंज सदियों तक रही। और जौहर की वो अग्नि अभी शांत भी नहीं हुई थी कि किले के भीतर साका की तैयारी शुरू हो जाती है। साका यानी अंतिम युद्ध। हाँ, 30,000 भूखे राजपूत सैनिक, जिनमें रावल रतन सिंह और वो 12 वर्षीय वीर बादल भी शामिल थे, केसरिया बाना पहन लेते हैं। वे किले के द्वार खोलते हैं और सुल्तान की विशाल सेना पर भूखे सिंहों की तरह टूट पड़ते हैं। इस दृश्य की हम कल्पना कर सकते हैं। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। 30,000 सैनिक जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज वे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ये कोई हताशा में उठाया गया आत्मघाती कदम नहीं था। नहीं, सुसाइड मिशन नहीं था ये। हाँ, ये पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ मृत्यु का आलिंगन था। ये मुझे उस दिए की तरह लगता है जो बुझने से ठीक पहले अपनी सबसे तीव्र और शक्तिशाली रोशनी बिखेरता है। साका का मूल दर्शन यही है, बिना किसी वापसी या विजय की उम्मीद के लड़ना। जब रक्षा करने के लिए कोई राज्य, महल या परिवार ही नहीं बचता, तो सैनिक अपनी अंतिम सांस तक केवल शत्रु सेना को अधिकतम संभव नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। हाँ, एक तरह का दंडात्मक प्रहार। जी। तत्कालीन काफियों ने खंडित है कि उस छोटी सी उम्र में बादल अनगिनत शत्रुओं को काटते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। और जब अंत में युद्ध समाप्त हुआ और सुल्तान खिलजी चित्तौड़ के किले में दाखिल हुआ, तो उसे वहां क्या मिला? न तो उसे वो रानी मिली जिसके लिए उसने ये सारा प्रपंच रचा था, और ना ही कोई एक भी जीवित राजपूत सैनिक मिला जिसने उसके सामने घुटने टेके हों या उसकी अधीनता स्वीकार की हो। उसे केवल राख मिली, जौहर की जली हुई चिताएं और एक खामोश वीरान पत्थर का किला। बिल्कुल। तो हमारे पास मौजूद इन तमाम स्रोतों और वृत्तांतों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस गहन चर्चा में हमने विस्तार से देखा कि कैसे गोरा और बादल का वो बेजोड़ साहस, रानी पद्मिनी की वो कुशाग्र कूटनीति और हजारों वीरों का वो सर्वोच्च बलिदान इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ गया। जी। ये पूरी गाथा युद्ध भूमि में नैतिकता बनाम छल के स्पष्ट और तीखे अंतर को हमारे सामने लाकर रख देती है। और यही कारण है कि सदियों पुरानी होने के बावजूद ये कथा आज भी विचार करने पर मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, या शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तत्कालीन समाज ये मानता था कि अपने मूल आदर्शों और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। युद्ध का अंतिम परिणाम चाहे जो भी निकले, संकट की घड़ी में आपके द्वारा चुना गया मार्ग ही आपके चरित्र और इतिहास में आपके स्थान को परिभाषित करता है। हाँ। गोरा और बादल ने छल के सामने समर्पण करने के बजाय जिस मार्ग का चुनाव किया, उसी ने उन्हें लोक गाथाओं में अमर कर दिया। और ठीक इसी बिंदु पर आकर हमारी वो धारणा टूट जाती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, कि युद्ध केवल बाइनरी होते हैं। हाँ, कि युद्ध केवल बाइनरी होते हैं जहां एक जीतता है और एक हारता है। चित्तौड़गढ़ के इस धुंधले, जटिल और रक्त रंजित युद्ध क्षेत्र ने हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर किया है। ये पूरी गाथा एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचने पर शायद श्रोताओं को आसानी से जवाब न मिले। कौन सा सवाल? देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया, युद्ध जीता और एक बहुत विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया। जी। लेकिन आज हमारे स्रोत और हमारा इतिहास उसे मुख्यतः एक आक्रांता के रूप में ही याद रखता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर गोरा, बादल, रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह, जो भौतिक रूप से वो युद्ध हार गए थे, जिनका किला छिन गया था और जिन्होंने अपने प्राण भी गंवा दिए थे,
वो युगों युगों के लिए शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक बन गए हैं। तो अगर हम इतिहास की इस लंबी कसौटी पर रखकर देखें तो ये सवाल उठना लाजमी है कि उस युद्ध में अंततः विजय किसकी हुई? हाँ, असली विजय किसकी हुई? क्या उसकी जिसने अपनी सेना और छल के बल पर जमीन के कुछ टुकड़े और एक खामोश किला जीत लिया, या उनकी जिन्होंने अपने बलिदान से हमेशा के लिए समय को ही जीत लिया?